नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में भी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से अजित पवार, उनके चाचा शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत और मीडिया के एक बड़े हिस्से में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं, बयान आ रहे हैं, उनके आलोक में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ अटकलें हैं, अफवाहें हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है। मैं संक्षेप में बता दूं आपको कि पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें पंख लगा कर के तैर रही हैं कि अजित पवार के संपर्क में उनकी पार्टी के 30 से 40 एमएलए हैं और अजित पवार अपने चाचा से मिलकर के कह चुके हैं कि उनकी भावनाएं ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया जाए, यानी एनडीए में चला जाए। शरद पवार इससे इनकार कर चुके हैं। अभी हाल में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी मुलाकात हुई है, संजय राउत और शरद पवार की भी मुलाकात हुई है। सुप्रिया सुले का एक बयान आकर के निपटा है कि अगले 15 दिन में 2 विस्फोट होंगे, एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में। शायद उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले की तरफ था और उस फैसले का जो प्रभाव एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार पर पड़ना है, उसकी तरफ था। लेकिन संजय राउत ने जो कुछ कहा है और जो उनके अखबार के संपादकीय में छपा है, उसका लब्बो-लुबाब ये है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के चलते उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना टूटी है, वैसा ही प्रयास जैसे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस समय एनसीपी में कर रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, और बिना राई के तो पर्वत भी खड़ा नहीं होता है। तो ये जानने के लिए मेरे साथ महाराष्ट्र से ही आपके बहुत ही जाने पहचाने चेहरे सुशील कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। तो सुशील जी से जानते हैं कि एक्चुअल में महाराष्ट्र में और खास तौर से एनसीपी में चल क्या रहा है। सुशील जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सुशील जी, यहाँ दिल्ली में तो कई तरह की खबरें आ रही हैं। वहाँ चूंकि आप बैठे हैं और सब कुछ आपकी नज़रों के सामने रहता है और आप सत्ता के गलियारों में सक्रिय भी बहुत रहते हैं। हो क्या रहा है एक्चुअल में? आपने पहले ही कहा था प्रारंभ में ही कि ये अटकलें हैं या अफवाहें हैं या कुछ है। मैं इन्हें अटकलें नहीं कहता, अफवाहें नहीं कहता, बस आगे घड़ने वाली संभावनाओं का जल्दी निकाला गया अर्थ समझता हूं। क्योंकि अजीत पवार अपनी पार्टी छोड़कर जाने वाले हैं या पार्टी को साथ लेकर जाने वाले हैं, सवाल ये भी है। अजीत पवार क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उत्सुक है या नहीं है? क्या अजीत पवार अपने साथ अपनी पार्टी को ले जाकर सरकार बनाना चाहते हैं या उनके साथ जो उपजुड़ा है हमेशा के लिए, सरकार किसकी भी बने, मुख्यमंत्री कोई भी बने, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बनते हैं। अजीत पवार चाहते हैं कि ये उप यहां से वहां से निकल जाए, अब मैं भी मुख्य बन जाऊं। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो कर सके हैं, वो क्या अजीत पवार भी करना चाहते हैं? क्या वो मुख्य बनना चाहते हैं? यही एक दिशा सब में है कि अजीत पवार क्या करने जा रहे हैं। इससे एक ज्यादा चीज मेरे मन में आती है और वो ये है कि जितना ढाढ़स एकनाथ शिंदे ने दिखाया है, मतलब सीधा छोड़कर निकल जाने का, क्या उतना धाड़स अजीत पवार जुटा पाएंगे? क्योंकि जितने बार भी अजीत पवार के बारे में ये चर्चाएं चली है, वो सारी की सारी चर्चाएं धरी की धरी रह गई है। अजीत पवार फिर से एक बार शरद पवार के साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, एक बात तो तय है कि अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में जाना चाहते हैं, लेकिन वो इतना ढाढ़स नहीं बंधा पा रहे हैं। वो शरद पवार से नाराज भी है, इसलिए नाराज है कि शरद पवार
आने वाले दिनों में अपने पार्टी की कमान सूत्र सुप्रिया सुळे के हाथ में देना चाहते हैं और अजीत पवार इसमें कहीं पर भी नेता के रूप में नहीं दिखते हैं। यही एक कारण है कि अजीत पवार बार-बार अपने इशारे दे रहे हैं और कई मायने इसके हैं कि जो हमें बता सकते हैं कि क्या-क्या हो रहा है, ये चर्चाएँ कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, इन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है ओंकार जी। सुशील जी, कई घटनाएं हुई हैं। स्टेट प्लेन देना, नागपुर से मुंबई जाना, मुंबई से वापस नागपुर आना। इसके अलावा जिस तरीके से डिग्री विवाद रहा हो या अडानी मसला रहा हो, चाचा भतीजे के जो बयान आए हैं वो प्रो सेंट्रल गवर्नमेंट आए हैं, प्रो मोदी आए हैं। शरद पवार ने भी जो एक मतलब बयान दिया अडानी को लेकर के, वो ईमानदार हैं, वो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, सहज हैं, सरल हैं। एक तरीके से राहुल गांधी ने जो एक माहौल बनाया था 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसकी हवा निकालने वाला बयान था। सब जानते हैं कि भले ही सार्वजनिक तौर पर उस तरीके से यानी शिवसेना की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरह से वो उनकी प्रशस्ति ना करते हों, पर सावरकर के मुद्दे पर भी शरद पवार नाराज थे कि राहुल गांधी ने गलत तरीके से बयान दिए हैं और इसका नतीजा परिणाम जो है वो केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि एमवीए के घटक दलों को भी भुगतना पड़ सकता है। ये शरद पवार के जो बयान आए हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? और अजित पवार ने जिस तरह की पोजीशनिंग ली है, पोस्चरिंग की है, वो आपको क्या संकेत देती है? बहुत हद तक तो आपने इशारा कर दिया अपने शुरू के रिमार्क्स में। देखिए, अजीत पवार की पहले मैं अजीत पवार के ऊपर बात करूँगा, बाद में हम शरद पवार की भूमिकाओं पर आते हैं। अजीत पवार की ये भूमिका अगर भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान बी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ होगा उससे एकनाथ शिंदे की सरकार पर असर पड़ेगा, एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़ेगा, तब बीजेपी के पास प्लान बी रेडी है। वो है कि अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ लेकर आएंगे और सरकार में शामिल हो जाएंगे। एकनाथ शिंदे के विधायक अपात्र हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस चर्चा को आधार माना जाए तो सीधी बात है ओंकार जी, आप भी मीडिया में रह चुके हो। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल अपने प्लान बी को अंजाम कब लाएगा? सीधी और क्लियर बात है कि जब प्लान ए अनसक्सेस हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तो ही प्लान बी को एक्टिव किया जाएगा। ऐसे तो राजनीति में नहीं होता है ना कि प्लान बी एक्टिवेट करके रखा है और प्लान ए फेल होने ही वाला है। ऐसे तो नहीं होता है ना। अजम्पशन पे क्यों चल रहे हो? सुप्रिया सुळे का एक बयान जो आपने ही बताया, जो किया है सुप्रिया सुळे ने, कि जल्द ही 2 विस्फोट होने वाले हैं, एक दिल्ली में और एक महाराष्ट्र में। अगर दिल्ली में एकनाथ शिंदे के गुट के ऊपर कोई विस्फोट होने वाला है तो इसके परिणाम महाराष्ट्र की सरकार पर होंगे और तब जाके एक्टिवेट होगा बी प्लान बी। जी। मीडिया वाले इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि जैसे मानो प्लान ए फेल हो चुका है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और प्लान बी अब एक्टिवेट हो गया है। ऐसे नहीं होता है। ना ही राजनीति कभी मीडिया वालों को अपने दांव पेच बताकर की जाती है। वो चुपके से हो जाती है। जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 दिन के लिए शपथ ली थी, तब कहां पर मीडिया के सामने आकर बोले थे? कब बोले थे? जब एकनाथ शिंदे निकल गए थे, तब मीडिया के सामने तो वो नहीं आए थे। इसका मतलब साफ है कि राजनीति में जो भी कुछ निर्णय लिए जाते हैं, वो ऑफ कैमरा होते हैं। ये लालायित होने वाले मीडिया वाले हैं जिन्होंने इसको इतनी हवा दे रखी है। इसलिए मैंने कहा कि भविष्य में घटने वाली चीजों की संभावनाओं का ये बहुत पहले किया गया विमोचन है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मानता हूं। रही बात शरद पवार की, शरद जी। पवार
इस तरह की जो बातें आजकल कर रहे हैं, एक बात याद रखिए, शरद पवार के रिलेशंस मोदी के साथ अच्छे हैं कि नहीं, इस पे चर्चा हो सकती है, इस पे विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर विवाद कभी नहीं होंगे कि शरद पवार के देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या रिलेशन है। वो तो है, जो है वो है। शरद पवार ही इन इंडस्ट्रियलिस्ट को अब तक मदद करते आए हैं। मराठी में शरद पवार ने एक किताब छापी है जिसका शीर्षक है लोक माझे सांगाती, और जी। इसी किताब में वो अपने अदानी के संबंधों का जाहिर रूप से ये करते हैं, मान्यता देते हैं उसको कि हाँ, मैंने ही अदानी को बहुत सारे इंडस्ट्री में या उद्योगों में पहल करने के लिए बोला था। यही शरद पवार है जो अदानी के साथ वो जो विदर्भ वाला एक जिला है, प्रफुल्ल पटेल जहां से आते हैं, वहां पे काम करने के लिए बोला था। यही शरद पवार है जो अदानी को ऊर्जा क्षेत्र में आने के लिए उद्युक्त कर रहे थे। तो शरद पवार के रिलेशन इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ छुपे हुए नहीं हैं, और शरद पवार ये नहीं चाहते हैं कि इन रिलेशन को ध्वस्त किया जाए राहुल गांधी की वजह से। इसलिए शरद पवार जब भी मौका मिले, सबके साथ हाथ जोड़ने का, सबके साथ चलने का एक रिलेशन बरकरार रखते हैं। उन्हें यह भी पता चल गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस अब शरद पवार पर निर्भर रहने वाली नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी नीतीश को भी लेकर आए, इनको भी लेकर आए, वो उनके साथ भी जाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ भी जाने की कोशिश कर रहा है। जब सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो शरद पवार का क्या रोल रहेगा? शरद पवार उसी मैदान पर खेलना चाहेंगे जहां पे उन्हें रिस्पेक्ट मिले, और मोदी जी ने अपने भाषण में ये संसद में कह दिया था कि शरद पवार जी का मैं आज भी आदर करता हूं। तो शरद पवार उस आदर के लिए और साथ ही साथ अपने पूर्वायुष्य में, गतायुष्य में जो हुआ उसको छुपाने के लिए ये सारी चीजें कहते रहते हैं। ओंकार जी। पर सबसे बड़ा सवाल तो सुशील जी ये है कि जिस 4 साल पुरानी घटना का ज़िक्र आपने किया है, जब अचानक राजभवन में शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद लोगों की नींद खुली और उनको पता लगा कि महाराष्ट्र में तो कांड हो गया। उस घटना के जो प्रतिफल रहे थे, वो तो बहुत सुखद नहीं रहे थे। अजित पवार ने एक लिस्ट ज़रूर दी थी राज्यपाल को और देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन शरद पवार एक्टिव हुए। हालाँकि बाद में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई सामने कि ये सब राष्ट्रपति शासन हटवाने के लिए शरद पवार ने ही खेल किया था। लेकिन वो अपनी कमर थपथपाने के लिए ठीक है। उस समय तो हकीकत ये है कि शरद पवार को भी पता नहीं था कि अजित पवार ये खेल कर रहे हैं, पर वो अजित पवार का गेम तो फेल हो गया था। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी और आपने एकनाथ शिंदे अजित पवार पर आंख मूंद करके भरोसा कर पाएंगे कि ये इतने एमएलए ले ही आएंगे? एनसीपी की स्थिति इस बार बहुत बुरी है ओंकार जी। क्योंकि एनसीपी के साथ जो लोग हैं, मैं एक बात आपको बता दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसे मैं अमेरिकन संघराज्य मानता हूं। मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जितने भी नेता है वो अपने अपने जिलों में या अपने अपने विधायक के क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में बहुत ताकतवर है। मतलब एक नेता अपने क्षेत्र में अपनी ताकत बनाए रखता है। बस दिक्कत यह है उन लोगों की कि वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं और अपनी ताकत बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये सारे ताकतवर नेता जो है, इन्होंने मिलकर अपना एक नेता माना है। जैसे अमेरिका के राज्यों ने अपना एक संघराज्य बनाने के लिए, यूएसए बनाने के लिए कुछ अधिकार संघराज्य को प्रदान किए। जैसे ये हो गया, डिफेंस हो गया, जैसे फाइनेंस हो गया, वैसे कुछ अधिकार प्रदान कर दिए संघ राज्य को। वैसे ही एक पार्टी, एक चिन्ह, इसके लिए इन सब लोगों ने अधिकार प्रदान कर दिए हैं शरद पवार को। शरद पवार ने पार्टी बनाई और एक एक नेता को बड़ा किया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। बड़े हुए नेता शरद पवार से जुड़े हैं
और वो शरद पवार से इसलिए जुड़े हैं कि सहकारिता क्षेत्र में शरद पवार चमत्कार कर सकते हैं। अगर शुगर फैक्ट्रियां चलानी है तो शरद पवार के साथ रहना होगा, अगर सूत मिलें चलानी है तो शरद पवार के साथ रहना होगा, अपने कोऑपरेटिव बैंक चलाने हैं तो शरद पवार के साथ रहना होगा। बस इसी चक्कर में वो शरद पवार से जुड़े हुए हैं। अगर इन चीजों में कोई नया भगवान मिल जाता है, इन लोगों को नया आश्रय स्थान मिल जाता है, तो ये तुरंत बाजी पलटने के लिए तैयार है। ऐसी कोई निष्ठा शरद पवार के साथ इनकी नहीं है कि जो शरद पवार के ही साथ रहेंगे। इसलिए अजीत पवार को यह विश्वास है कि उनके वहां के साम्राज्य को बरकरार रखते हुए अगर हम इन्हें किसी और पार्टी से जोड़ देते हैं तो वो लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के जितने भी विधायकों ने, जब तक अजीत पवार दुनिया के सामने आकर स्पष्ट नहीं कर देते, तब तक अपनी अपनी बातें स्पष्ट कर दी थी कि हम अजीत पवार के साथ है, वो जहां जाएंगे वहीं हम जाएंगे। तो ऐसे 20-30 विधायक तो उनके साथ है ही। बस जरूरत इस बात की है कि अजीत पवार को वो ढाढ़स करना चाहिए जो एकनाथ शिंदे ने किया था। एकनाथ शिंदे जो हिम्मत जुटा पाए थे, वो हिम्मत अजीत पवार शायद नहीं जुटा पा रहे हैं। एक या दूसरी चीज ये निष्कर्ष निकलता है कि अभी वो वक्त नहीं आया है जिसका इंतजार अजीत पवार कर रहे हैं। सुशील जी ये भी समझना चाहेंगे, एक तो आज सुबह ही सुबह ये खबर मिली कि उन्होंने फेसबुक से, ट्विटर से एनसीपी का जो फ्लैग लगा हुआ था वो हटा दिया है। दूसरी खबर ये आई कि 3 एमएलए माणिक कोकाटे और सुनील शेलके और अन्ना बंसोड़ उन्होंने खुल करके कह दिया है कि जहां अजित पवार होंगे वहां हम होंगे। कोई किसी तरह का कोई संदेह है नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पवार कुनबे में चल क्या रहा है। मतलब ठीक है कि सुप्रिया सुले उनकी बेटी है, वो चाहेंगे कि सुप्रिया सुले को ही कमान सौंपी जाए। अजीत दादा पवार के बारे में सब जानते हैं कि बहुत ही मेहनती हैं और जो पार्टी का कैडर है वो उनको बहुत सम्मान देता है, एमएलए भी बहुत सम्मान देते हैं। ऐसे में क्या शरद पवार अब संतुलन नहीं बैठा पा रहे हैं या अजित पवार फ्रस्ट्रेटेड हो चले हैं लीडरशिप नहीं मिलने की वजह से? अजीत पवार का फ्रस्ट्रेशन एकदम सही है। बात है कि हर बार अजीत पवार को सेकेंडरी पोजीशन पे रखा जाता है। भले ही राज्य का उप मुख्यमंत्री पद का दर्जा उन्हें दिया हो, लेकिन अजीत पवार को पार्टी में स्थान तो तीसरा ही लेना पड़ता है, क्योंकि दूसरा स्थान तो उनकी पुत्री ले लेती है। जितने भी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सुप्रिया ले लेती है और सुप्रिया के कार्यकर्ताओं को एक सम्मान देना ही पड़ता है। ये एक फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा, अजीत पवार पहले ही मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर शरद पवार चाहते तो। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिए, अजीत पवार ने इससे पहले भी कहा था कि 2004 में हम एनसीपी का मुख्यमंत्री बना सकते थे। उस वक्त की हमारे पार्टी के प्रमुख ने, शरद पवार जी ने, या छगन भुजबल का नाम उन्होंने लिया था, प्रफुल्ल पटेल का नाम उन्होंने लिया था, कि इन्होंने मुख्यमंत्री पद नहीं लिया। मुझे लगता है कि वो गलती है। आप याद रखिए, शरद पवार 2004 में राज्य का मुख्यमंत्री पद अपने पास ले सकते थे। वो इसलिए नहीं लिया कि अगर वो पद ले लेते, मुख्यमंत्री पद, तो शरद पवार को उस वक्त एक तो आर पाटिल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, या उनको मोहिते पाटिल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता, या छगन भुजबल को मुख्यमंत्री बनाना पड़ता। शरद पवार बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से शरद पवार छोड़कर कोई अन्य सुप्रिया सुळे के अलावा पार्टी में मुख्यमंत्री बने। 4 मंत्री पद ज्यादा लिए गए, लेकिन मुख्यमंत्री पद ज्यादा नहीं लिया गया। शरद पवार की यही नीति, अगर सर्वसम्मति से कोई मुख्यमंत्री बनाना है तो जब मौका मिलेगा तब सुप्रिया सुळे राज्य की मुख्यमंत्री बनेगी। अजीत पवार का यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने में रोक रहे हैं
शरद पवार। अब भी ये देख लीजिए, अगर एकनाथ शिंदे के गुट को अपात्र कर दिया जाता है, एक तो मूलतः यह बात मैं खारिज कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपात्रता का फैसला सुनाएगी, क्योंकि ये सदस्य पात्र है कि अपात्र, इसके ऊपर तो केस नहीं चल रहा है ओंकार जी, बिल्कुल नहीं चल जी रहा है। जी ये जी केस चल रहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष को पात्रता या अपात्रता के बारे में जो कार्रवाई रोक दी गई है उसको कंटिन्यू करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। मतलब महाराष्ट्र की विधानसभा में कार्रवाई रुकी हुई है, न करने की मांग की है शिंदे गुट ने, शिवसेना ने, और करने की मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। ये आगे चलाना है या नहीं चलाना है इसके ऊपर निर्भर है। और पात्रता का अपात्रता का निर्णय सीजीआई नहीं देते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है, वो निर्णय तो विधानसभा के अध्यक्ष को ही देना है। बस सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे सकती है कि जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो ये करो या ना करो, इतना ही हो सकता है। निर्णय क्या आएगा वो अध्यक्ष पे निर्भर है। लेकिन इस पे जब शिंदे के द्वारा हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएगी, तब अटकलें ये लगाई जा रही है कि अब चांस मिल सकता है। जैसे शिंदे को मुख्यमंत्री पद का चांस मिला, वैसे ही 40 विधायकों के साथ अजीत पवार को भी राज्य का मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, जो बीजेपी दे सकती है। ये अजीत पवार के मन में जब आ रहा है कि अब कम से कम 8-9 महीने के लिए, एक साल के लिए तो मैं राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, और यही एक बात है जो अजीत पवार को इशारे कर रही है, निकल जा बाहर, निकल जा बाहर, और अजीत पवार इस पर अड़े हुए हैं। लेकिन फिर वही बात, लगता तो है मिल जाएगा, मिल भी सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हो जाएगी? मुझे लगता है कि राजनीतिक उठापटक में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है, वो भी उप मुख्यमंत्री पद पर ही अड़े हुए हैं। इसीलिए अजीत पवार आज शांत बैठे हैं। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि प्लान बी का टाइम तब आएगा जब प्लान ए अनसक्सेस हो जाएगा। कम से कम मीडिया को इतना तो इंतजार करना चाहिए कि प्लान ए अनसक्सेस हो। सुशील जी, आप मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। अभी हाल में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उसमें अजीत पवार और उनकी पत्नी का नाम नहीं है, और बहुचर्चित मामला है। यहाँ तक कि एक शायद चीनी मिल अटैच की गई थी। अजीत पवार की 3 बहनों के यहाँ आईटी के छापे पड़े थे। बहुत सारा बेनामी संपत्ति का पता चला था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व स्पेयर करके चल रही है अजीत पवार को, और ये सोच करके कि अगर ये प्लान ए उनका कहीं विफल होता है और शिंदे गुट के 16 एमएलए अगर अयोग्य घोषित हो जाते हैं, हालांकि आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का काम नहीं है कि वो असेंबली के या संसद के सदस्यों के बारे में, उनकी पात्रता अपात्रता के बारे में किसी तरह का फैसला करे। वो इंगित कर सकती है स्पीकर को कि आप जो है ये करिए, पर फैसला तो लेना है स्पीकर को ही। ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि स्पीकर कोई वैसा फैसला देगा जो इस सरकार के खिलाफ जाए या शिंदे के खिलाफ जाए। लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि प्लान ए फेल हो गया, तो प्लान बी पर जब काम शुरू होगा, तब क्या सब कुछ प्लान बी के मुताबिक होता जाएगा या उसमें भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं? देखिए, एक बात है कि आपने जिसका जिक्र किया था पहले कि जो जरंडेश्वर शुगर मिल्स के अटैच की बात की थी, और अजीत पवार या उनकी पत्नी का नाम किसी भी एफआईआर में ईडी द्वारा नहीं लिया गया है, इसकी बात की थी। पहले बता दूं कि इसकी इंक्वायरी ईडी ने बंद कर दी थी। इसकी इंक्वायरी कर रही थी महाराष्ट्र की ही इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग।
जिसने शरद पवार को पहले ही क्लियरेंस दे के रखा था। मतलब जब वो सरकार थी महाविकास आघाड़ी वाली, तो उसने उसकी ईओडब्ल्यू ने पहले ही शरद पवार को क्लियरेंस दे के रखा था। बाद में बात आती है अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार का एक जरांडेश्वर शुगर मिल्स नहीं है, अजीत पवार ने 5 शुगर फैक्ट्रियां खरीद ली है। और अजीत पवार या सुनेत्रा पवार का नाम ईडी की इंक्वायरी में नहीं आया है। अब जबकि सरकार बदल गई, तब ईडी का रोल फिर से शुरू हुआ था। ईओडब्ल्यू ने भी कहा था कि हमें फिर से एक बार जांच करनी है। तो अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम क्यों नहीं है, यही एक सवाल उठाया जाता है। ओंकार जी, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही अजीत पवार या सुनेत्रा पवार का नाम इसमें ना हो, लेकिन जिन जिन कंपनियों के नाम हैं, उनमें अजीत पवार या सुनेत्रा पवार डायरेक्टर है क्या, यह भी देख लेना जरूरी है। जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी की सारी पवार परिवार के रिश्तेदारों की है। बहन की है, बहनोई की है, किसी और की है। तो इन सारे कंपनियों के नाम तो उसमें हैं, उन सारे रिश्तेदार के नाम भी इसमें हैं। अब इन सीधे कंपनियों में जो निवेश हुआ है, वो निवेश तो वाया 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 आया है। मतलब इस कंपनी ने इसमें डाला, फिर इस कंपनी ने उसमें डाला, और फिर उस कंपनी ने का शुगर फैक्ट्री में डाला। ये वाली बात हुई है। तो जब अब पहली बार जब कोई जांच होती है, तो जो कंपनियां हैं और उनके डायरेक्टर है, उन्हीं के नाम आते हैं। तो आज की तारीख में जो प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक इंफॉर्मेशन के आधार पर एफआईआर बने हैं, उसमें अजीत पवार या सुनेत्रा पवार का नाम हमें नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही एक एक कड़ी खुलती जाएगी, एक एक कंपनी सामने आती जाएगी, उन सारे कंपनियों के नाम भी सामने आते जाएंगे। आज बस अजीत पवार को शायद आपने जो शब्द इस्तेमाल किया था, स्पेयर किया जा रहा है क्या? शायद यही डर होगा कि भाई देख, नाम तो सब निकल आ रहे हैं, आपका भी निकल के आ सकता है। आप चाहे तो रोक सकते हो, आप चाहे तो उसे आगे भी जाने की इजाजत दे सकते हो। अगर अजीत पवार इसके चलते, इन सब के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं, तो शायद इन्हीं जांच एजेंसियों को इनकी जांच थोड़ी सी धीमे करने की सूचना दी जा सकती है। लेकिन शिंदे के साथ जो हुआ, वही अजीत पवार के साथ होगा क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वही उसी तरह से, मतलब शिंदे को बुलाया गया, राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, और फिर अजीत पवार को बुलाया जाएगा, राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का कारण यह था कि अगर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट करते मुख्यमंत्री पद के लिए, तो एकनाथ शिंदे शायद अपात्रता की कसौटी पर उतरते, क्योंकि अपने ही पार्टी की सरकार गिराकर दूसरे के पार्टी को समर्थन देना कतई ही स्वीकार्य नहीं होता। इसलिए एकनाथ शिंदे शिवसेना के रहे, वो मुख्यमंत्री बने, बस उन्होंने नेतृत्व को बदल दिया है। ये मैसेज टेक्निकली भी दिया, दुनिया को भी दिया। देवेंद्र फडणवीस ने भी यही मैसेज दिया कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि शिवसेना का मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन चर्चा होती, कुछ बोलते, आगे बढ़ते, तो ये किया जा सकता था। हमने एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया है, शिवसेना को ही मुख्यमंत्री पद दिया है, ये भी मैसेज दिया गया है। ये जरूरत थी टेक्निकली, नियमों के आधार पर और भावनाओं के आधार पर। ऐसी कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार के वक्त नहीं है। मतलब अब सरकार गिरती भी है अपात्रता के कारण, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बता दूं कि आंकड़ों का गणित अगर हम देख ले, तो शिवसेना की तरफ से 16 विधायकों को ही अपात्र करने की सूचना दी गई है। हम ये जी, भूल जी। रहे हैं कि शिवसेना के साथ 10 इंडिपेंडेंट विधायक भी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 115 116 का था। अब हम उसको 115 तक ले आते हैं, क्योंकि कस्बा गंवाई है भाजपा ने। 10 हम जोड़ लेते हैं,
इंडिपेंडेंट जो आए हैं वो, तो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा हो जाता है 125। शिवसेना के 40 को अगर हम बंद कर देते हैं, वजह कर देते हैं, उसमें से घटा देते हैं, तो विधानसभा का 40 निकल जाने से आंकड़ा हो जाता है 228 में से घटाकर 244। अब भारतीय जनता 248, अब भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या है 125। मतलब ये भी संख्या बहुमत से आगे है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार खुद बना सकती है। बहुमत के आंकड़ों से दूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जब ऐसी स्थिति आती है तो शरद पवार को, माफ कीजिएगा, अजीत पवार को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की कोई जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहने वाला जो वर्ग है वो इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है कि जो बनाया जाए। इसलिए अजीत पवार अगर जुड़ते भी है तो एकनाथ शिंदे वाला मामला रिपीट नहीं होगा। अजीत पवार को अपने हिस्से आए, अपने नसीब में लिखे उप मुख्यमंत्री पद पर ही कायम रहना होगा। ओंकार जी। बड़ी बात आपने कही है और बहुत विस्तार से समझा भी दिया है कि ये सब घटनाक्रम अगर घटता भी है, जिसके बारे में तमाम अटकलें चल रही हैं, तो भी सरकार तो कहीं जा नहीं रही है। मैं इससे आगे बात करता हूं और कार्यक्रम के अंतिम चरण में चूंकि हम पहुंच गए हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर शिवसेना की तरह एनसीपी भी टूटती है, उद्धव ठाकरे की तरह अगर शरद पवार भी अलग थलग पड़ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, तो 2024 के आम चुनाव और 2024 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर किस तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे? महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने आसान नहीं है, ऐसा एक आम तौर पर बोला जाता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का गठ एनसीपी और कांग्रेस मिलकर इस चुनाव को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी बोला जाता है। मैं नहीं मानता हूं कि इतना कठिन होगा ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी में एक अस्वस्थता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के केंद्र के कुछ लोगों को निवृत्त किया जाएगा। महाराष्ट्र की राज्य की राजनीति में जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनको केंद्र में लिया जाएगा और नए आ रहे लोगों को राज्य की राजनीति में सक्रिय किया जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 2024 के चुनाव में, सवाल सिर्फ विधानसभा के चुनाव का है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इतना कोई बड़ा फर्क भारतीय जनता पार्टी को पड़ने वाला नहीं है जो कि माना जाता है। कांग्रेस के नेताओं के सीधे नाम गिना दूं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान आज अपने पार्टी से ही नाराज है। पूर्व मंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं अमित देशमुख, वो भी आजकल भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे चुपके से खटखटा कर आ रहे हैं कि चलो कोई है, कोई लेगा हमें। कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। एनसीपी के कई नेता है, अगर अजीत पवार निर्णय लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो वो स्वयं चले जाएंगे। सुनील शेड़के जिनकी आप बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि हम दादा के साथ है, असल में वो भारतीय जनता पार्टी के ही है। धनंजय मुंडे जो दादा के साथ होते हैं, असल में वो भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो ये सारे लोग फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इन चुनावों की पहली हमें दिखेगी, अगर होते हैं तो, जो स्थानीय चुनाव होते हैं, बीएमसी का चुनाव है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, ये छत्रपति संभाजीनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, अगर ये होते हैं तो लिटमस टेस्ट हमें इसमें जरूर दिखेगा और यही टेस्ट बता देगी कि आगे क्या होने वाला है। ओंकार जी। सबकी निगाहें
अगले कुछ समय के लिए मुंबई और महाराष्ट्र पर टिकी रहेंगी। ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन सुशील कुलकर्णी साहब ने बहुत विस्तार से और बहुत गहराई से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। सुशील जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।